सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, यूपी SSSC में एक चैप्टर दिया गया है जिसमें लिखा है संविधान की विशेषता, और यूपीएसआई में संविधान से अधिकतम क्वेश्चन आएंगे और उनके लिए भी उपयोगी है। और जो यूपी SSSC में संविधान की विशेषता नामक चैप्टर है उसके अंतर्गत इन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखें तो हम पहले देखते हैं संविधान। देखिए, जो हमारा संविधान है वो एक नियमों का किताब है, एक नियमों का संग्रह है। इस किताब को सबसे पहले जब अंगीकृत की बात की जाती है तो वो तारीख रहेगी 26 नवंबर 1949। तो यानी इस किताब के जो नियम है अंगीकृत किए जाते हैं, हमारे संसद द्वारा पास किए जाते हैं, हमारी जनता द्वारा इसे पूरे देश को समर्पित किया जाता है। वो तिथि है 26 नवंबर 1949। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। लेकिन इस संविधान के कुछ ही अनुच्छेद इस समय लागू होते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि हमारे संविधान को संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो वो तारीख होती है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। और जिस तिथि को हमारा संविधान लागू होता है उस तिथि को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो हम कह सकते हैं कि हम पूरी रूप से जो गणतंत्र बने हैं वो तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। जैसा कि आप जानते होंगे, हम तो स्वतंत्र 1947 में हो चुके थे, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 में हुए हैं। अब इस किताब की बात करें, इस संग्रह की बात करें, इस नियमों के संग्रह की बात करें, तो इस संविधान के किताब में चैप्टर हैं, पाठ हैं। जैसा कि आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक पाठ आता है, पाठ के अंतर्गत आपको उस पाठ के बारे में लिखा होता है। तो वैसे ही हमारा संविधान है, जो पाठ है उसे संविधान में भाग का नाम दिया गया है, और पाठ के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो कॉलम से बातें लिखी गई हैं, उन्हें अनुच्छेद कहा गया है। अगर हम पाठों की संख्या देखें तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग होते थे, 22 पाठ होते थे। लेकिन वर्तमान संविधान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। देखिए, गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, लेकिन लिखित रूप में 22 ही नंबर आते हैं। अगर हम इसमें पाठ के अंतर्गत जो अनुच्छेद होते थे उनकी बात करें तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। लेकिन संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा इसमें और भी अनुच्छेद जोड़े गए, जिसके कारण वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद शामिल हैं, जो कि पाठ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम पाठ खत्म हो जाता है, इस पाठ के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है, ये पूरी किताब जब खत्म हो जाती है तो किताब के लास्ट में 2 से 3 पेज में हम कह सकते हैं जो लास्ट में पाठ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुच्छेद के नाम, अनुसूचियों के नाम से जानते हैं। यानी जब हमारा संविधान का पाठ और अनुच्छेद समाप्त हो जाता है तो हमारे संविधान के सबसे अंतिम में अनुसूचियों के नाम आते हैं। ये अनुसूचियां न किसी पाठ से संबंधित है, न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। ये अनुसूचियां इन पाठ और इन अनुच्छेदों की व्याख्या के बारे में बताती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस अनुच्छेद की जो व्याख्या के बारे में बताती हैं वो किस में लिखी गई हैं? अनुसूचियों में। अनुसूचियां किसी पाठ और किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आती है। अनुसूचियां हमारे संविधान के सबसे अंतिम में जोड़े गए, हम कह सकते हैं, चैप्टर हैं। और उन चैप्टरों में इस संविधान के भाग और अनुच्छेद की व्याख्या दी गई है, व्याख्या लिखी गई है, जो इस संविधान के अनुच्छेद और भाग में दिए गए हैं। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती थीं, लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
यानी यदि आपसे प्रश्न के रूप में आता है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। तो हमने अभी आपको बताया जो अनुसूचियां होती है वो इन अनुच्छेदों का क्या होती हैं? विस्तारित रूप होती हैं, व्याख्यात्मक रूप होती हैं। अगर हम देखें अनुसूचियों के बारे में तो हमारे मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। अब ये 12 है तो कौन कौन सी जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1951 ईस्वी में किया गया, और 1951 ईस्वी में इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। फिर उसके बाद अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। और लास्ट जो 12वीं अनुसूची है उसकी बात करें तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। तो हमारे जो संविधान में अनुसूचियों जो जोड़ी गई हैं, नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, उनकी संख्या कितनी बनती है? 4 बनती है, जिसमें पहली जोड़ी गई 1951 में, दूसरी जोड़ी गई 1985 में, तीसरी जोड़ी गई 1992 में, और चौथी जोड़ी गई 1992 में। मूल संविधान में 8 थी, 4 जोड़ी गई। इस प्रकार हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन अनुसूचियों के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जिसमें हम पहली अनुसूची के बारे में देखेंगे। पहले तो देखें पहली अनुसूची से। पहली अनुसूची की बात करें तो जैसे हमारे संविधान का जो पहला भाग है वो राज्य और संघ क्षेत्रों से संबंधित है, वैसे इसका यानी पहली अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों के अंतर्गत जो आने वाले अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक की, उनकी व्याख्या करता है पहली अनुसूची। अगर हम 1 से 4 तक अनुच्छेद की बात करें तो पहला अनुच्छेद का नाम है, इनमें नाम और क्षेत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया भी दिया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में नए क्षेत्रों का प्रवेश, यानी जैसे नए क्षेत्रों का प्रवेश, जैसे सिक्किम जो था, सिक्किम को भारतीय संधि के द्वारा 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया और भारत का अभिन्न अंग बन गया। अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला अनुच्छेद है 3। ये नए राज्यों के गठन से है, जैसे बड़े बड़े राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके, सीमा में बढ़ा करके इनमें नए नए राज्यों का गठन से संबंधित है। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा को घटा करके उत्तराखंड बनाना, आंध्र प्रदेश की सीमा को घटा के तेलंगाना बनाना, बिहार की सीमा को घटा के झारखंड बनाना, मध्य प्रदेश की सीमा को घटा के छत्तीसगढ़ बनाना। तो ये चीज़ें अनुच्छेद किस में दिया गया है? 3 में दिया गया है। और अनुच्छेद 4 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी अगर परिवर्तन किया जाता है तो हमारे संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश को घटा करके, क्या वो किसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका है अनुच्छेद 4, और अनुच्छेद 4 ये बोलता है कि यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करके, सीमा को बढ़ा करके यदि आप उसके नए राज्यों का निर्माण करते हैं तो वो अनुच्छेद यानी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अब कुछ राज्य की बात कर रहे हैं तो जैसे केरल है, केरल को 1956 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया। महाराष्ट्र है जिसे 1960 ईस्वी में दर्जा दिया गया, और महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी आता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को 1960 ईस्वी में भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड 1963 ईस्वी में भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। पंजाब की बात करें तो 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1970 ईस्वी में। मेघालय की बात करें तो 1972 ईस्वी में। और 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को
उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसे एक जम्मू कश्मीर जिसे राज्य का दर्जा दिया गया और जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और दूसरा लद्दाख जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट में 25 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली को दमन द्वीप में विलय कर दिया गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी नए राज्य का गठन करना और नए राज्यों के प्रवेश, ये किस अनुसूची से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा कौन सी अनुसूची से? पहली अनुसूची से संबंधित है। ठीक, अब हम अगली अनुसूची की बात करेंगे, दूसरी अनुसूची। तो अब दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। जो दूसरी अनुसूची है इसका संबंध है वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। वेतन, भत्ते, पेंशन किस प्रकार मिलेंगे, इसकी व्याख्या के बारे में अनुसूची में बताया गया है। और किस अनुसूची में बताया गया है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, राज्यपाल के वेतन के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा के चेयरमैन या और उपाध्यक्ष, इनके दोनों के वेतन के बारे में जो है दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। लोकसभा और विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं इनके बारे में भी दूसरी अनुसूची में इनके लिखा गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन जो होते हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और सभी मतलब हम कह सकते हैं भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको वेतन, इनका उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब हम तीसरी अनुसूची के बारे में देखेंगे जिसका संबंध किससे है? शपथ से है। तो तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। तो शपथ में कौन कौन आते हैं? जैसे सभी मंत्री, चाहे वो केंद्र स्तर के हों चाहे वो राज्य स्तर के हों, केंद्र और राज्य स्तर के जो सभी मंत्री हैं सभी को जो शपथ का उल्लेख है कि उनको शपथ किस प्रकार लेनी है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हैं, यानी जो लोकसभा में सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, सभी सांसद जो हैं इनके शपथ के बारे में अनुसूची कौन सी है? तीसरी है। फिर उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनका भी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तीसरी के आता है। अब सभी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, सभी जज जो है इनके जो शपथ का उल्लेख है वो किस अनुसूची में आता है? तीसरी अनुसूची में आता है। फिर उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जो विधानसभा यानी जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं वे, और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है वे राज्य जो हैं उनके जो सदस्य होंगे उनको जो शपथ होगी वो अनुसूची 3 के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत इनका शपथ का उल्लेख दिया गया है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत कौन शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो उसका जो उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है वो किस में दिया गया है? 69 में दिया गया है। इसका जो उल्लेख 69 में दिया गया है। इसकी अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो शपथ है वो कितने में दिया गया है? 159 ईस्वी में दिया गया है। और सभी राज्यों को, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये सभी जो होते हैं, ये सभी जो पद है वो अनुच्छेद यानी अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ में नहीं आते हैं। इन्हें अलग से इनका प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति का शपथ 60 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में बताया गया है,
और उसके बाद राज्यपाल का शपथ 159 में बताया गया है। अब हम अगले अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है और ऐसा सदन जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप जानते होंगे 6 साल होता है। और अगर हम वर्तमान में देखें तो राज्यसभा के लिए वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में 250 सीटों के बारे में बताया गया है, लेकिन वर्तमान में 250 ना होकर के 245 सीटें पर मतलब 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें ऐसी हैं जिनका निर्वाचन होता है और 12 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है। अगर हम राज्यसभा की सीटों के बारे में देखें तो उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं केवल असम को छोड़कर सभी में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। उत्तर पूर्व राज्य जिसे हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, उनके वे राज्य हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तर पूर्व के वे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 1 सीटें हैं, 1 सीट है। लेकिन अगर हम असम की बात करें तो असम में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। अगर हम मैक्सिमम सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश को मिली हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 सीटें हैं। और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु जिसमें 18 सीटें हैं राज्यसभा की। बिहार की बात करें तो बिहार में 16 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल एक ही यानी चौथे नंबर पे आता है और जिसमें 16 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भी 11 हैं, गुजरात में भी 11 हैं, यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इनके सीटों का आवंटन जन प्रतिनिधि कानून 1950 ईस्वी में जो आया है उसके तहत किया जाता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या अगर देखें तो सीटों की संख्या 552 आती हैं। लोकसभा में 552 सीटें हैं और इन सीटों का निर्धारण जन प्रतिनिधि कानून 1950 के तहत किया जाता है। इस कानून में ये बताया गया है कि इन सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी, यानी 2026 के बाद सीटों की जो संख्या होगी वो लोकसभा में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन बंटवारा जो है वो किस अनुसूची से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची से संबंधित है। अब हम देखते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 5वीं अनुसूची के बारे में देखें तो 5वीं अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से। देखिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। ऐसे क्षेत्र की बात करें तो ऐसे क्षेत्र 10 राज्यों में है। इन क्षेत्रों का जो प्रशासक होता है, जो मुखिया होता है, उसके लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है और गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद के द्वारा जो कानून होते हैं वो इन क्षेत्रों में लागू होते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। इस परिषद की बात करें तो इस परिषद में 20 सदस्य होते हैं और 20 में से 3/4 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा से संबंधित होते हैं वहाँ उस राज्य की, और 1/4 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इन सदस्यों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कानून इन क्षेत्रों में लागू होता है और इन क्षेत्रों को हम कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। अब हम अगली अनुसूची के बारे में देखेंगे, 7वीं अनुसूची। देखिए 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची जो है वो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है।
तो वहाँ पे रह रही जनजातीय जो है, उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि आपको बताएं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें आज भी जनजातीय बहुसंख्यक आबादी में रहती हैं। उन क्षेत्रों में सभी नागरिकों को यह अलाउ नहीं है, यानी आने जाने के लिए अलाउ नहीं है। यदि आप आने जाने के लिए अलाउ करना मतलब जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ के राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उस राज्य के द्वारा परमिशन नहीं दिया जाता है तो आप पूरे राज्य में घूम नहीं सकते हैं, उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहाँ पे जनजाति रहती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे मेघालय है, मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रकार की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और इन क्षेत्रों में आपको आने जाने के लिए और भी गतिविधियों के लिए अलाउ नहीं है। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं यानी जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ के जो राज्य होगा उससे आपको परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में लिखा है? तो 6ठी अनुसूची में लिखा है। तो अगर हम इन जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, कल्याण के लिए ही वहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्वायत्त जिला परिषद का गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य में से 26 सदस्य जो होते हैं वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और 4 ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम अगली अनुसूची की बात करेंगे। देखिए, अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से अनुसूची 7 का संबंध है। अब इसमें क्या आता है, जैसे अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 जो है, 246 के अंतर्गत केंद्र राज्य की शक्तियों के विभाजन में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। अगर हम पूर्व की बात करें तो हमारे मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 98 विषय हैं। संघ सूची का अर्थ ये होता है कि इस पर जो कानून है वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है या पूरी तरीके से जो अधीन है वो केंद्र सरकार का है। जैसे आप जानते होंगे रेलवे में घाटा हुआ, रेलवे को चलाना हुआ, इस पर पूरा निर्णय किसका होता है? जो है केंद्र सरकार का। लेकिन अगर रेलवे पुलिस की बात करें तो रेलवे पुलिस में जैसे आप जीआरपी देखते होंगे, जीआरपी जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस से जाते हैं और उन पर यानी जो रेलवे पुलिस होती है वो राज्य सूची का विषय है। पुलिस है, पुलिस में भी 2 प्रकार की पुलिस है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है तो अपना राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर केंद्र लेवल का पुलिस है तो वो जो है जैसे सीआरपीएफ है, ये सब केंद्र सूची का विषय है। नागरिकता, जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही में नागरिकता से संबंधित एक कानून लेके आया गया, नागरिकता संशोधन, तो उसके तहत जो नागरिकता किसको देनी है किसको नहीं देनी है उस पर जो कानून है वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। जनगणना, जनगणना कौन कराती है? तो जनगणना केंद्र सरकार कराती है और ये संघ सूची का विषय में आता है। निगम कर, जैसे निगम कर यानी टैक्स लगाना, ये भी केंद्र सरकार का विषय है। आयकर, जैसे आपने इनकम, आय से मतलब आपकी जो इनकम है वो टैक्स के दायरे में आती है तो आपको अपनी आय के आधार पर कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसे हम आयकर कहते हैं। कुछ पैसे देना पड़ता है, उसे हम आयकर कहते हैं। और आयकर यानी जो होता है वो कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। यानी आय पर दिया गया कर, यानी आय के द्वारा जो अगर आपकी ज़्यादा आमदनी है उस पर जो टैक्स देते हो, कुछ पैसे देते हो, उसी को हम आयकर के नाम से जानते हैं। रक्षा, रक्षा में जैसे आप जानते होंगे रक्षा प्रणाली में जैसे अभी राफेल विमान आया, इस पे जो संधियाँ की गई हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की गई हैं। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा देखिए, परमाणु ऊर्जा का तो मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। परमाणु ऊर्जा जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होना है या नहीं लॉन्च होना है, या कोई भी जैसे डीआरडीओ है इसके द्वारा कोई भी रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं, ये सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और इस पर केंद्र सरकार ही पैसा खर्च करती है।
युद्ध हुआ, शांति हुआ, मान लीजिए किसी देश से जो युद्ध करने की स्थिति हो या किसी देश से समझौता करने की स्थिति हो, तो वो भी जो है किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट जो होता है वो भी आपका किसके? संघ सूची का विषय है। बैंकिंग प्रणाली जितनी भी है वो भी संघ सूची का विषय है। आरबीआई, आरबीआई जानते होंगे जो भारतीयों का बैंक कहलाता है और भारत के बैंकों का बैंक भी कहलाता है, केंद्रीय बैंक भी कहलाता है। और केंद्रीय बैंक अगर कहलाता है तो किसका विषय होगा? केंद्र का। और आरबीआई भी संघ सूची के दायरे में आता है। पोस्ट ऑफिस भी संघ सूची के विषय में आता है। मुद्रा, जैसे आपको पता होगा मुद्रा, जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी बंद कर दिए गए तो किस सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, तो मुद्रा भी किसका? संघ सूची का विषय है। आईबी है, रा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो केंद्र लेवल पर कार्य करती है तो वो संघ सूची का विषय है। अगर वो राज्य लेवल पर कार्य करती है तो राज्य सूची का विषय होता है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, लेकिन पूर्व में इनमें विषयों की संख्या 66 होती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 62 विषय आते हैं। 62 विषय में जैसे लोक व्यवस्था है, जैसे आप जानते होंगे डीएम एसडीएम होते हैं। कानून व्यवस्था है, जैसे एसपी होते हैं, सीओ होते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब राज्य सूची का विषय है। भूमि है, उसमें खेतौनी, रकबा या भूमि का आवंटन करना, ये सभी राज्य सूची का विषय है। स्वच्छता, स्वच्छता, पशुपालन, ये भी राज्य सूची के ही विषय में आते हैं। अगली बात करें तो बाजार है, कृषि है, मदिरा है, मेले लगाना हुआ, ये सभी राज्य सूची के विषय में आते हैं। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो होती है, इस सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। इसमें पहला नाम आता है शिक्षा का। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है और मापतौल है। अगर हम इनके 5 की बात करें तो इन पांचों को जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसके कारण पहले इसमें 47 विषय होते थे और बाद में जब 5 जुड़ गया तो कितने विषय हो गए? 52 विषय हो गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया। अधीनस्थ न्यायालय है, जितने भी न्यायालय हैं सभी समवर्ती सूची का विषय होते हैं। इस पर जानते होंगे, जैसे अगर वही हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियन के तहत वहाँ पे जजों की नियुक्ति की जाती है। अगर वही जिला डिस्ट्रिक्ट है तो उस पर जो है हाई कोर्ट के कोलिजियन के तहत राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आईपीसी है, आईपीसी के जितने भी कानून हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आईपीसी के आधार पर कोई भी अपराध के तहत कोई नए नए कानून राज्य बना सकता है। जैसे अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे यूपी कोका है, ऐसे कानून जो है बना सकता है। एंटी रोमियो कानून, ऐसे कानून जो है अपराध को रोकने के लिए राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकता है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है, इससे भी ये जो भी है ये समवर्ती सूची का ही विषय आता है। न्यूज़पेपर है, विद्युत है, ये सभी समवर्ती सूची का विषय आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी अनुसूची है या कौन से विषय हैं जो न केंद्र के अधीन आता है, जो न राज्य के अधीन आता है, तो उस विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत जितने भी कानून हैं उस पर न केंद्र का अधिकार होता है न राज्य का अधिकार होता है, और ऐसे विषयों को हमारे संविधान के अनुच्छेद 248 में रखा गया है। लेकिन अगर हम इन सूचियों की बात करें तो सभी सूचियों को, संघ सूची को, राज्य सूची को, समवर्ती सूची को हमारे संविधान के 246 में लिखा गया है और अवशिष्ट विषय को 248 में लिखा गया है। और जो अवशिष्ट विषय होते हैं वे वो विषय होते हैं इस पर न केंद्र का अधिकार होता है न राज्य पर अधिकार होता है। जैसे हम जानते होंगे संसद है, संसद के अंदर जो कानून बनते हैं या उस पर जो भी संसद के अंदर जो संसद को चलाने के लिए जो कानून लाए जाते हैं उस पर न केंद्र का आधार होता है न राज्य का होता है। अब हम अगली सूची की बात करेंगे जो 8वीं अनुसूची है, जो कि भाषा से संबंधित है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है। अब भाषा से कैसे?
जैसे अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। और इन भाषा का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग 17 में भी दिया गया है और अनुच्छेद 343 में भी दिया गया है। लेकिन इस भाषा में कौन सी भाषा सम्मिलित होगी, इसकी जो व्याख्या है वो अनुसूची 8 में दी गई है। अनुसूची 8 में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब इसमें क्या क्या जोड़ी गई है, तो 21वां संविधान संशोधन किया गया है 1967 ईस्वी में, जिसमें सिंधी नामक भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान किया गया 1992 में, जिसमें नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी जोड़ी गई। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, मा और का, न फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी और का फॉर कोकड़ी। ये जो जोड़ी गई 1992 में जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। और भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं में है। 92वां जो संविधान संशोधन है, इसमें संथाली, डोगरी और मैथिली यानी इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया। और 92वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2000 किस में हुआ? 4 में हुआ। 2004 में संशोधन करके 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 92वें संविधान संशोधन के तहत 1, 2, 3 भाषा जोड़ करके वर्तमान में इसे 22 भाषाएं बनाई गई। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और जो किस अनुसूची में आती है? तो 8वीं अनुसूची में आती है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा यानी हमारे संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर हम पहले संशोधन की बात करें तो पहला संशोधन हुआ था कब? 1951 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। इसमें होगा क्या? इसमें भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून जोड़े गए। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 का जो संबंध था वो भूमि से था। और भूमि हमारा जो मौलिक अधिकार होता था, यानी हम अपनी ज़मीन का जो है किसी को दें या किसी को ना दें, ये हमारा मौलिक अधिकार होता था। लेकिन 1951 ईस्वी में इसमें संशोधन कर दिया गया और हमारा मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार रहा। और जिसे किस अनुसूची में रखा गया है? तो 9वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको संबंधित लेकर एक केस भी आए हैं और उसका नाम है कोहलो केस, केशवानंद भारती केस। तो कोहलो और केशवानंद जो भारती केस आया है, तो कोहलो और केशवानंद भारती केस के अंतर्गत ये बात बताई गई कि यदि कोई भी हमारे संविधान के मूल ढांचे को बिना टच किए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें संशोधन जो है नहीं किया जा सकता। जैसा कि जानते होंगे 9वीं अनुसूची में यह लिखा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय जो है उसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट इस कानून को बदल नहीं सकता है। लेकिन ये बात को लेकर कोहलो केस आया और कोहलो केस में ये बात की गई कि जो 9वीं अनुसूची में विषय शामिल है अगर वो 1973 के बाद है और हमारे मूल संविधान के ढांचे को परिवर्तन करते हैं तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अगर 1973 से पहले है और हमारे मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की हत्या होने के पश्चात जब राजीव गांधी की सरकार बहुमत में बनी तो उस समय राजीव गांधी जो है बहुत ही कम उम्र के थे, नासमझ बालक थे और इन्होंने ही अपनी जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल कानून लेके आए। दल बदल का मतलब होता है कि एक दल का व्यक्ति दूसरे दल में चला जाए, दूसरे दल का व्यक्ति तीसरे दल में चला जाए, यानी अपने दल से बदल करके दूसरे दल में चला जाए, उसे हम दल बदल कहते हैं। इस कानून के तहत ये बात बताई गई है वर्तमान में कि यदि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी मान लीजिए कोई पार्टी है उसमें 300 विधायक हैं। अब उस 300 विधायक में अगर 300 विधायक का 2/3 हिस्सा यानी लगभग अगर हम इसको डिवाइड करें तो 200 हुआ। अगर 2/3 हिस्सा चला जाता है
या 2/3 हिस्से से ज़्यादा चला जाता है तो वहाँ पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है। लेकिन अगर 200 से कम विधायक एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं तो वहाँ पर दल बदल कानून लागू होता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है, किसी भी दल का राष्ट्रपति है, वो अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में चला जाता है, लोकसभा का कोई अध्यक्ष है, वो अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ये दल बदल कानून इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार की स्थिरता के लिए। यदि मान लीजिए कि सरकार में 120 विधायक थे, अब 120 विधायक में अगर मान लीजिए कि बहुमत है, जैसे हम ये कहते हैं कि मान लीजिए 300 विधायक हैं, अब 300 सीटें हैं और 300 सीटों के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 151 है। अब एक व्यक्ति क्या होता है कि मान लीजिए 180 सीटें जीतता है। अब 180 सीटें जीतता है तो इसके 2/3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सीटें आएंगे। अब मान लीजिए कि 120 से कम विधायक इसके चले जाते हैं, तो 120 से कम अगर विधायक चले जाते हैं तो इसकी सरकार जो है वो गिर जाएगी। मान लीजिए 85 विधायक चले जाते हैं तो इसकी संख्या हो जाएगी 130 और बहुमत का आंकड़ा कितना है, 151, तो 130 संख्या हो जाएगी, यानी सरकार जो है गिर जाएगी। तो इसको देखते हुए एक उस समय इतिहास में प्रचलित था आया राम गया राम, उसको देखते हुए ही भारत में 52वें संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी की सरकार के द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया, जिसका संबंध 10वीं अनुसूची से है। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची की बात करें, जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों की शक्तियों पर आधारित है। पंचायतों की जो शक्तियां हैं वो 11वीं अनुसूची में है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। पंचायतों की शक्तियों को लेकर इसमें 29 विषय बताए गए हैं। 29 विषय बताए गए हैं किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है और इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया और इसमें विषय की संख्या देखें, इसमें विषय की संख्या कितनी है? 18 है। तो इस प्रकार हमारी हुई 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियाँ, यानी जिसमें हमने देखा कि अनुसूचियों में क्या क्या संबंधित प्रश्न आ भी सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न कैसे आते हैं। तो धन्यवाद।